हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पैलियोबॉटनी, जिसका हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम टेक्निक्स और इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंस इसके बारे में देखते हैं, अबाउट द पास्ट। अबाउट द पास्ट का मतलब क्या होता है? फॉसिल रिमेन्स कैन गिव यू इंसाइट ऑन हाउ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्टेन फूड, रिप्रोड्यूस एंड इवन हाउ दे बिहेव। कैसे उनका बिहेवियर था पुराने जमाने में, कैसे वो रिप्रोडक्शन शो करते थे और कैसे वो ऑब्टेन फूड करते थे, मतलब कि खाना इनलेट कैसे करते थे और आउटलेट कैसे करते था फूड का। ठीक है, अब डेटिंग की बात करें, डेटिंग लेयर्स ऑफ अर्थ। Geologists use fossils for a biostratigraphic correlation, which allows researchers in determination of a age and correlation of strata. ये हेल्प करता था कि लेयर्स बताने के लिए कि किसी ज़मीन की, किसी अर्थ की जो लेयर है उसकी कितनी एज हुई है, कितनी इसमें स्ट्रेटिफिकेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें तो इन्वायरमेंटल इंटरप्रिटेशन। इन्वायरमेंटल इंटरप्रिटेशन कैसे? इज एन एरिया वेयर फॉसिल्स प्रोवाइड इनवैल्यूएबल एविडेंस। दिस टाइप ऑफ फॉसिल फाउंड इन अ पर्टिकुलर लोकेशन टेल अस about the kind of environment existed when the fossils were formed। ठीक है, ये क्या बताता है कि कैसा environment था जब fossils बना था, कि वहाँ पे ड्राई कंडीशन थी, कि वहाँ पे जो वहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लीव ले लिया आपने, ठीक है, उसमें अगर आपने स्टोमेटा ज़्यादा ओपन हुए हुए हो या फिर सनकन स्टोमेटाज हो, तो बताता है कि वो ज़ेरोफिटिंग कंडीशन में था, कि वो अच्छी कंडीशन में था। ठीक है, वो सारी चीजें हमें से पता चलती है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें फॉसिल्स एंड ऑयल्स की बात करते हैं। ठीक है, फॉसिल्स आल्सो गिव अ प्रैक्टिकल एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस। कोल, ऑयल एंड गैसेस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स एंड दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल स्टडी आल्सो हेल्प टू लोकेट ऑयल एंड गैस रिजर्व। तो इसमें क्या बोलता है हमारे पास कि फॉसिल्स एक प्रैक्टिकल कमर्शियल एप्लीकेशन भी है। जैसे कोल होगी, ऑयल होगी, गैसेस होगी, जो हमें मिलती है। कहाँ से मिलती है? ज़मीन के नीचे से मिलती है। ज़मीन के नीचे से कैसे मिलती है? जो हमारे पास प्रीवियस क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, वो दब जाते हैं किसी के कारण उनमें, या फिर किसी अनफेवरेबल कंडीशन की तरह की वजह से वो क्या हो जाते हैं, उनसे बरी हो जाते हैं सैंड के अंदर, या लेयर, एक सॉइल की लेयर उस पर आ जाती है। अगर उसको हम खोदें या उसको देखिए, उसके अंदर ऑयल वगैरह, फ्यूल वगैरह मिलेगा, हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, हम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कमर्शियली भी हमें हेल्प करता है, इकोनॉमिकली वो भी हेल्प करता है किसी कंट्री को उसकी इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फॉसिल्स का। फॉसिल्स कंस्टिट्यूट अ वन लाइन ऑफ एविडेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन। साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट बॉडी टाइप ऑफ प्लांट्स दैट no longer exist but put a tree of life to describe the evolutionary relationship organisms by using information from the fossil evidence। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि जो फॉसिल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एवोल्यूशनरी के में भी हेल्प करते हैं, एवोल्यूशनरी ट्री बनाने के लिए। ठीक है, एवोल्यूशनरी ट्री कैसे होता है? जैसे कि इसका फादर कौन था, या फिर इससे फादर कौन था, या फिर उसका पेरेंट कौन था, उसके आगे ऑप्शन क्या हुए। तो पूरा एक ट्री ड्रॉ करने के लिए अगर हमने प्री हिस्टोरिक पूरा चार्ट देखना हो तो फॉसिल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इसके लिए। ठीक है, हम नेक्स्ट इसकी बात करें तो टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे हम फॉसिल्स को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हम पहले टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, वो है हमारे पास ग्राउंड थिन सेक्शन। ग्राउंड थिन सेक्शन क्या होता है? ठीक है, जिन रॉक्स की हमने पेट्रिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, मेरा लास्ट, अगर आपने पेट्रिफिकेशन के बारे में नहीं जानते तो मेरा लास्ट वीडियो देखियो, आपको पता चल जाएगा कि पेट्रिफिकेशन क्या होता है, पेट्रिफिकेशन से कैसे फॉसिल बनते हैं। ठीक है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ईजिली अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये रॉक कैसे बना। ठीक है, तो ये टेक्निक मैक्सिमम टाइम जो पेट्रिफिकेशन के थ्रू फॉसिल्स बनते हैं उनके लिए यूज होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो सेक्शन होते हैं उसका कट करते हैं। पहले सेक्शन ऑफ रॉक आर कट एज थिन एज पॉसिबल विद द डायमंड सॉ। जो डायमंड की सॉ है, ठीक है, उससे कट करते हैं। पहले सबसे थिन लेयर करेंगे जो रॉक की, जिसमें हमें फॉसिल दिख रहा है। ठीक है, उसको कट कर दिया। कट करने के बाद उसकी एक साइड को पॉलिश कर देते हैं और स्मूथ बना देते हैं बिल्कुल। ठीक है, और उस पॉलिश साइड को क्या करता है, एक ग्लास पे लगा रख देते हैं। ठीक है, और उसकी दूसरी साइड को भी बहुत अच्छी तरह से पॉलिश करते हैं, उसका बिल्कुल थिन सेक्शन निकालते हैं। ठीक है, थिन सेक्शन निकालने के बाद उसको हम उसके नीचे देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो उसकी बिल्कुल जो भी है इंटरनल या फिर आउटर स्ट्रक्चर्स बिल्कुल क्लियरली दिखते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास पहली ग्राउंड थिन सेक्शन टेक्निक। चलो, हमारे पास नेक्स्ट आता है फिल्म और पील टेक्निक। फिल्म और पील टेक्निक किसने की थी? जॉन वॉल्टन ने डिस्कवर की थी। इसमें उन्होंने क्या किया, जो फॉसिल था उसको एक तरह से पॉलिश कर दिया। ठीक है, उसको पॉलिश करने के बाद क्या कर दिया, उसको स्पेशलाइज ग्लास प्लेट पे रख दिया। ठीक है, ये क्यों किया? ताकि उसकी पील को अच्छे से निकाल सके। ठीक है, फिर पॉलिश सरफेस ऑफ द फॉसिल इज अटैच्ड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसको मिक्स कर दिया किसके साथ? उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। क्यों डाला? जो उसमें इसको अच्छे से एक्सपोज करने के लिए, उसका मटेरियल बिल्कुल क्लियरली दिखे, ताकि उसमें जो फालतू की चीज़ें हैं, फालतू इंग्रेडिएंट्स है, वो सारे रिमूव हो जाए और वो जो बिल्कुल क्लियरली आप एक्सपोज कर सके लेयर को। ठीक है,
उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसमें एसीटोन अप्लाई कर दिया। जब उसने एसीटोन अप्लाई कर दिया टू द सरफेस एंड द एसीटेट और द नाइट्रोसेलस फिल्म इज प्लेस्ड ऑन इट, उसके बाद क्या किया उन्होंने, नाइट्रोसेलस फिल्म को लगा दिया उसके ऊपर और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको पूरी उसमें जितनी भी थी डिस्क्रिप्शन या फिर उसके जितने भी पार्ट्स दिख रहे थे क्लियरली दिख गए। ठीक है, फिर हम फिर से समझते हैं इसको, इस बात को। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पहले फॉसिल लिया, उसको बिल्कुल थिन लेयर निकाली उसकी, फिर उसको स्पेशलाइज प्लेट पे रख दिया पॉलिश करके, फिर उसके बाद उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिर उसके बाद उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, इन दोनों में से दोनों डाल दिए, फिर ये बिल्कुल क्लियरली दिखने लग गई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एसीटोन अप्लाई किया उस पर, एसीटोन करने के बाद उसमें नाइट्रोसिलस सेलस फिल्म लगा दी। ठीक है, उससे फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिया। इतनी सी क्लियर बात है ये। तो नेक्स्ट टेक्निक है मैसीरेशन। मैसीरेशन क्या होता है, द बेसिक पर्पस ऑफ मैसीरेशन इज टू एक्सट्रैक्ट करना पहले फॉसिल को। ठीक है, फिर कंसंट्रेट, उसको कंसंट्रेट कर देना, फिर प्रिजर्व द पोलन एंड द स्पोर फ्रॉम अ लिग्नाइट, पीट एंड कोल, फिर इसको प्रिजर्व कर देना। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सैंपल पहले एक्सपोज किया, किससे एक्सपोज किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। सबसे पहले क्या डाला उसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, फिर उसके बाद उसमें पोटेशियम क्लोरेट डाल दिया। ठीक है, उसके बाद उसको मिक्स कर दिया, डिजोल्व कर दिया मिनरल्स के, डिजोल्व द मिनरल्स। ठीक है, देयर बाय मेकिंग द स्पेसिमन सॉफ्ट, उससे क्या होगा, स्पेसिमन बहुत सॉफ्ट हो गया। जब वो सॉफ्ट हो गया तो उसकी क्या हुई, सेंट्रीफिकेशन कराई उन्होंने। ठीक है, जब सेंट्रीफिकेशन करी गई तो उससे क्या हुआ, उससे रिमूवल हो गया किसका, अनवांटेड मटेरियल, जो उसमें फालतू चीजें थी, जो कंसंट्रेशन थी, जो मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं था, वो सारा रिमूव हो गया और कंसंट्रेशन जो उनकी मटेरियल हो गई जो हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल बिटवीन द एसिड ट्रीटमेंट। द मैसीरेशन प्रोसेस इज मॉनिटर्ड अंडर द बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोप बिटवीन द ईच स्टेज ऑफ एसिड ट्रीटमेंट। जितनी बार भी उसमें एसिड ट्रीटमेंट हुई, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला या पोटेशियम क्लोरेट डाला, तो हर बार उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया। द सैंपल इज देन ट्रीटेड विद द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH से उसको फिर से ट्रीट कर दिया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसको ट्रीट कर दिया फिर से। जब उसको ट्रीट कर दिया तो रेजिडुअल प्लांट फ्रेगमेंट्स आर वॉश प्रॉपर्ली, ट्रीट करने के बाद उसको अच्छे से धो दिया, फिर स्टोर्ड इन अ लिक्विड मीडियम, उसको लिक्विड मीडियम में स्टोर कर दिया, जैसे कि ग्लिसरीन में डाल दिया या पानी में डाल दिया। ठीक है, फिर उसको हम इजीली क्या उस फ्रेगमेंट को निकाला, फिर उसको माउंट कर दिया ग्लास के ऊपर, उस पर ग्लास स्लिप लगाई और बिल्कुल उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और बिल्कुल आपको जितने भी पार्ट्स है क्लियरली दिख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। अब करेंगे हम बल्क मैसीरेशन की बात। बल्क मैसीरेशन में क्या होता है, इसमें होता है, दिस इज अ मेथड व्हेन एंटायर चंक्स ऑफ रॉ कंटेनिंग कंप्रेशन मटेरियल आर प्लेस्ड इन एसिड। पूरा का पूरा मटेरियल क्या कंप्रेशन, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कंप्रेशन के बारे में, आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कंप्रेशन क्या है। जो कंप्रेशन वाला फॉसिल है वो निकाला, पूरा का पूरा एसिड के अंदर रख दिया। ठीक है, द रॉक मैट्रिक्स इज डिजॉल्व टू स्लज एंड द लिबरेटली द प्लांट पार्ट्स। ठीक है, उसने क्या किया, जब उसने एसिड के साथ मिक्स हो गया तो जो रॉक का था या फिर जो मिट्टी या फिर जिस सेडिमेंट में वो बना है वो सारा डिजॉल्व होके निकल गया धीरे धीरे, और जो प्लांट पार्ट था वो बिल्कुल फ्री हो गया, आइसोलेट हो गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, वो बिल्कुल क्लियर कर दिया हमने पार्ट को। ठीक है, ऑफन इंटेक्ट स्पोरेंजिया विद स्पोर्स इन सीटू कैन बी ऑब्टेन्ड इन दिस वे। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया को निकालने की प्रोसेस इसमें करते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। अगर हम नेक्स्ट टेक्निक की बात करें वो है ट्रांसफर टेक्निक। द मेथड वाज पायनियर्ड बाय द, किसने किया था, हैरी टॉम और AE रैक्सन ने किया था। ठीक है, इस टेक्निक को स्टडी करनी, किस किस में स्टडी किया उन्होंने। ठीक है, कॉम्प्रेशन वाले जो फॉसिल्स थी। ठीक है, विनेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मस एंड स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखने के लिए उन्होंने ये टेक्निक का यूज किया। द प्लांट पार्ट एक्सपोज ऑन द सर्फेस ऑफ रॉक आर कोटेड विद किससे, पैराफिन वैक्स और 2 कोट्स ऑफ पील सॉल्यूशन, रेजिन और प्लास्टिक। क्या किया उन्होंने, किससे देखा, उसकी जो पार्ट्स थे प्लांट के उनमें क्या डाल दिया उन्होंने, फिल कर दिया, या फिर वैक्स फिल कर दी उन्होंने, या फिर उसमें क्या डाल दिया, रेजिन, या फिर उसमें प्लास्टिक कर दिया। ठीक है, द रॉक मटेरियल इज रिमूव बाय कटिंग When the film was dried। ठीक है, जैसी फिल्म ड्राई हो गई पूरी, वो वैक्स की फिल्म ड्राई हो गई या फिर रेजिन डाला था या फिर प्लास्टिक डाला था, वैसे ही उसको क्या कर दिया उन्होंने, ड्राई फिल्म को निकाल दिया और रॉक को कट कर दिया। ठीक है, द स्पेसिमन इज डिप्ड इन द, उसके बाद उसको किसमें डिप कर दिया, स्पेसिमन को कर दिया उन्होंने 25% हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप कर दिया, जिससे क्या हुआ, रॉक मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, डिजॉल्व हो गया और आपके पास जो स्पेसिमन जो हमें चाहिए था उसको हमने निकाला और उसको वॉश किया, डिहाइड्रेट किया और ड्राई किया। ठीक है, बस ऐसी होगी इसकी स्टडी ट्रांसफर टेक्निक की। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी में क्या होता है हमारे पास, जिसमें बायोलॉजिकल मटेरियल होता है। ठीक है, उसको ट्रीट करता है, किससे ट्रीट करता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या पोटेशियम, उसको ट्रीट कर दिया। क्यों किया उसको ट्रीट किया उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। जब उसको सॉफ्ट बना दिया उस मिक्सचर को, ठीक है, तो उसको मिक्सचर में, फिनोल के मिक्सचर में डाल दिया और एल्कोहल में डाल दिया उसको। ठीक है, एल्कोहल में डालने के बाद उसमें क्या कर दिया, उसके पार्ट्स बिल्कुल क्लियरली दिख रहे होंगे आपको, तो उसमें क्या कर दिया, पैराफिन वैक्स डाल दिया, वैक्स डालने का दो हार्ड हो गया, उस ब्लॉक को कट करके निकाल दिया, माइक्रोटोम कर दिया, मतलब उसको कट करके निकालना। ठीक है, बस यही है इसकी माइक्रोटोमी की
पूरी प्रोसेस। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास एक्सकेवेशन टेक्निक। एक्सकेवेशन टेक्निक क्या होती है? ये बहुत स्लो है और टेडियस प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे माइन्यूट लीव्स होती है या फिर स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं उनके लिए करते हैं ये, पहले ये आप जान लीजिए, ठीक है। इसमें करते हैं हम स्पेसिमेंस को क्या करते हैं, सिंपल या फिर सुई की तरफ से, नीडल की तरफ से, या लाइट हैमर की इससे, या फिर माइक्रो वाइब्रेटरी मशीन की हेल्प से क्या करते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं जो रॉक में इमिडेड होता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट की बात करें तो एक्सरे रेडियोग्राफी। एक्सरे रेडियोग्राफी क्या होती है? दिस इज एम्प्लॉयड फॉर अ studying fossil specimens covered by a matrix and get damaged due to the acid treatment, ठीक है। क्या होता है, फॉसिल्स की जब स्टडी कर रहे होते हैं या वो बहुत ज़्यादा स्टिक होते हैं उसमें, तो क्या होता है कई बार एसिड ट्रीटमेंट से उसके बिल्कुल जो पार्ट्स होते हैं बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको एक्सरे के अंदर एक्सरे एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी बिल्कुल एक्सरे निकाल सकते हैं उसका कि ऐसे ऐसे उसके पार्ट्स है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है स्टडी करने के लिए और कैल्सीफाइड सीड्स को ऑब्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड एनर्जी डिप्रेसिव एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसके थ्रू भी कर सकते हैं, SEM EDX भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब ये यूज करते हैं मॉर्फोलॉजिकल और द स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ माइक्रोफॉसिल्स। उसकी बाहर आउटर मॉर्फोलॉजी और उसका स्ट्रक्चर कैसा है ये देखने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। मोनोफॉसिल्स किसके, पोलन्स के, स्पोर्स के, उसको देखने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल प्रोसेस है, ठीक है। और ये जो बिल्कुल स्पेसिमेंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ बात करें तो वो है हमारे पास फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया आजकल, ठीक है, किसकी, प्लांट स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए। It is based on the fact that many unsaturated organic compounds can fluoresce and getting excited by absorbing energy in released instantaneously as a light of a longer wavelength. A fluorescent microscope excites the compounds, ठीक है। अब क्या बोलता है ये कि क्या होता है इसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, कलर शो करना स्टार्ट कर देते हैं और एक्साइट हो जाते हैं, एब्जॉर्व करते हैं एनर्जी को। तो उससे क्या होता है, उसकी वेवलेंथ दिख जाती है पर्टिकुलर, तो उसकी वेवलेंथ वगैरह से हमें आइडिया लग जाता है कि इसमें क्या है, किसका डिपोजिशन है, ठीक है। ये जो होती है ये किसमें यूज होती है, मैनी कंपाउंड्स इन किसमें, प्लांट्स लाइक क्लोरोफिल में होती है, लिग्निन, सबरिन, क्यूटिन, फिनोलिक कंपाउंड्स, ऑटोफ्लोरेसेंस बिकॉज ऑफ देयर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि कलर इमिट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, तो वेवलेंथ का पता लगा सकते हैं हम इससे, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास सिलिकॉन रबर पुल्स। सिलिकॉन रबर पुल्स होती है, ये एक अच्छी टेक्निक है जो किसके लिए, इंप्रेशन और कॉम्प्रेशन में यूज होती है, जो उनसे फॉसिल्स बने हुए थे, ठीक है। इसमें फिल्म लगाते हैं हम किसकी, सिलिकॉन रबर की, जिसमें डिजायर सरफेस या फिर अलाउ टू ड्राई एंड पील्ड ऑफ टू स्टडी विद द माइक्रोस्कोप। अब क्या करते हैं हम, डायरेक्ट ना पहले रॉक ले लिया, ठीक है, रॉक ले लिया, उसमें ना सिलिकॉन रबर की प्लेस कर दी उसकी बिल्कुल फिल्म, और उसको जब सूखने दिया, बिल्कुल जब पहले तो लिक्विड में प्लेस की थी हमने, बिल्कुल सूखने दिया, उसको ड्राई होने दी, फिर उसको निकाल दिया उससे, फिर उससे स्टडी कर दी माइक्रोस्कोप के अंदर। सिंपल सी ये टेक्निक है। सो होप सो आपको ये सारी टेक्निक समझ आई होगी। अगर आपको ना समझ आए तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी ऑन द बोर्ड। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियोस एंड आई विल अपलोड डेली वीडियोस। स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।